सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से 11वें नंबर के क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं आप लोगों के पास में। हम लोग अब इस वीडियो में 11वें क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक करने वाले हैं। हम लोग संडे लाइव आने वाले हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे डाउट लगता है तो ये जो नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो इस पर आप कॉल कर सकते हो, आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। मतलब क्या कारण है कि भैया पार्टनर रिटायर हो जाता है। भैया सीधी सी बात है, बूढ़ा हो गया, ओल्ड एज के कारण भैया एबिलिटी बच खत्म हो गई, इनएबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, म्यूचुअल डिस्प्यूट हो गए, झगड़े हो गए, मैटर हो गए, मैटर हमारे इंदौरी भाषा में बोलते हैं मैटर हो गए, मैटर उसके, ठीक है। तो भैया रिटायरमेंट तो लेनी पड़ेगा ना। विलिंगनेस टू एंटर इनटू एनी अदर बिजनेस, इच्छा है किसी और बिजनेस में एंटर होने की। मेंटल इलनेस ऑफ द पार्टनर्स, दिमागी रूप से बीमार हो गया। पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, मतलब पार्टनर्स बर्बाद हो गया। एंड कंटिन्यूस लॉस इन द पार्टनरशिप फर्म, लगातार पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हो रहा है तब पार्टनर रिटायर हो सकता है। ओके, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड पेमेंट फॉर द फाइनल क्लेम ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर्स। मतलब कि जब पार्टनर जाता है तो क्या पेमेंट की मेथड होती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब हम लोग डिबेंचर पढ़ेंगे तब भी मैं आपको इसी के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर का ये क्वेश्चन का आंसर वहां पे चिपका सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना हो तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो ये सेम चीज लगा सकते हो वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले भैया लमसम पेमेंट, अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो लमसम पेमेंट कर दो, लिखा है। When the firm has a sufficient cash bank balance, the balance of the retiring partners can be paid in lump sum. Partners can also arrange fund through their own source or through loan. खुद के सोर्स से या लोन के थ्रू वो पैसा दे सकता है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, भैया पैसा नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं तो धीरे धीरे करके दे दे भैया। When sufficient fund is not available, then payment can be paid in installment. Installment पे कर सकते हैं. In this case, this amount is invested in business and a loan account is opened in the books of the firm in the name of the retiring partners. Interest is also paid on unpaid amount. ठीक है. Payment by the annuity. The amount can be also paid in an annuity. Annuity is the amount which is paid to the retirement partners for his or her livelihood for some limited period. In this case, annuity suspense account is opened in which total amount payable is credited by the closing capital account, and this account is called credited with the interest at specified rate. ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट पेबल टू अ पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इफ द ऑकर्ड द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखो मैंने बहुत छोटा लिखा है, आप एग्जांपल आराम से मन से लिख के आ सकते हो वहां पे। देखो क्या है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ, अगर कोई पार्टनर की डेथ है ना, मिडिल ऑफ द ईयर हो जाए, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कभी भी हो जाए, किसी भी मंथ में हो जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं होगा कि भैया कि ठीक 1 अप्रैल के दिन पार्टनर की डेथ होगी, ऐसा नहीं होगा ना कभी भी। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर बीच ऑफ द ईयर में हो जाती तो क्या करेंगे। तो दो तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एक तो ऑन द टाइम बेसिस, ऑन द सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस में क्या करेंगे, फॉर द पीरियड इज कैलकुलेटेड बिटवीन द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ द डेथ। ठीक है, कि कौन से पीरियड की उसकी डेथ के बैलेंस शीट अगर 31 मार्च है, उसकी डेथ अगर 30 जून या 31 जुलाई को हो रही तो 4 महीने का पीरियड जोड़ लिया हम लोगों ने। प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो भी होगा 4 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग, एंड दैट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड। बहुत इजी, इसको एग्जांपल के तौर लिखो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो सेकंड नंबर पे है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स बेसिस। मतलब कि क्या करना है, इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, कि पिछले साल कितनी सेल्स हुई थी और कितना प्रॉफिट हुआ था। इससे प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद इसकी जब डेथ हुई है 4 महीने, मतलब कि अभी देखा हम लोगों ने कि 31 जुलाई को इसकी डेथ हुई है, 31 मार्च का हमारा महीना था, 4 महीने में कितनी सेल्स हुई उसके बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसको दे देंगे भैया, खत्म। ओके, ये अब चैप्टर पढ़ लो डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। व्हाट आर डिफरेंट मेथड, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है ये ध्यान रखना आप लोगों को। इट रिफर्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन टू बिटवीन द पार्टनर्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप ही हट गई है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ, इट रिफर्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ऑल पार्टनर्स आर सीज टू बी पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप हट जाएगी। ऑल पार्टनर्स डू नॉट सीज टू बी अ पार्टनर्स, सम में स्टिल बी कंटिन्यू टू पार्टनर्स। ठीक है, इट इज वॉलंटरी, मतलब इच्छा से होता है। इट मे बी बोथ वॉलंटरी एंड कंपल्सरी।
द बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट क्लोज, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। इट इज ड्यू टू द एग्रीमेंट बाय कंपल्सन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या तो कोर्ट के द्वारा होगा या कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। इट इज ड्यू टू चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप के बीच में जो चेंजेस होंगे उसके कारण होता है। ठीक है, 6 पॉइंट है, एक पॉइंट आपने 2 पॉइंट, आपको 4 ही पॉइंट याद करना है। मुझे लगता है कि 3 मार्क्स में पूछ सकता है या 2 मार्क्स में पूछेंगे, इसलिए थ्योरी एडिशन से पढ़ के चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द असेट एंड लायबिलिटीज। असेट और लायबिलिटी की वैल्यू के बीच में जो भी एडजस्टमेंट होता है उस समय लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? This account is prepared to find out the profit and loss on the sale of the asset and repayment of liabilities। मतलब कि असेट को बेचने के बाद और लाइबिलिटी को पे करने के बाद जो भी पैसा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। कब प्रिपेयर किया जाता है? जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी। और रियलाइजेशन कब होगा? इट इज प्रिपेयर्ड और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, जब पार्टनर डिसॉल्व होगा तब उस समय क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन बनाएंगे। Only difference between book value and revised value of the asset and liability is recorded in this account. Book value of the asset and liability of cash interest is recorded in this account। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंस निकालते हैं, इसमें बुक वैल्यू लिखते हैं। जनरली नो एक्सपेंसेस इज डन इन दिस अकाउंट, इसमें एक्सपेंसेस किए जाते हैं क्योंकि बेचना पड़ता है डिसोल्यूशन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट आर द अकाउंट्स ओपन इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी वो लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि सारी असेट को हम लोग, असेट और लायबिलिटी होती है, सारी असेट को डेबिट साइड लिखते हैं, कैश और बैंक को छोड़ के, और डेटर के अंदर जो रिजर्व होता है उसको छोड़ के, क्योंकि उसको क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग। और सारी लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखते हैं, पार्टनर्स लोन को छोड़ के, पार्टनर्स कैपिटल को छोड़ के और जनरल रिजर्व को छोड़ के। सारी असेट को बेच के हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, और सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करके कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। ये सारी चीज को प्रोसेस को बता देना, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, फुल मार्क्स कहीं नहीं गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, हम लोग कंपनी अकाउंट पे आ चुके हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपनी के। एक तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है भैया, ये आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज अ लीगल पर्सन, ये पर्सन है भैया, ये पर्सन लिखा हुआ है। इट इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर द लॉ, लॉ के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से एक लीगल पर्सन होता है। कंपनी कैन परचेस एंड सेल द प्रॉपर्टीज यूजिंग इट्स ओन नेम। ठीक है, कंपनी के नाम से, कंपनी अपने नाम से असेट को परचेस और सेल कर सकती है। कंपनी कैन ओपन बैंक अकाउंट एंड कंपनी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ इंटेंजिबल पर्सन, ये इंटेंजिबल पर्सन होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है भैया। लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में डिफरेंस ये होता है कि कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल असेट को नहीं बेचना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। और जहां बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल असेट को बेच के देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आ गया? ओके, सो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, सो इट इज इटसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर पेइंग द लायबिलिटी। ठीक है, उसको खुद को देना है, कंपनी को देना है, मालिक को नहीं देना भैया। इसलिए बहुत सारे लोग घोटाला करके भाग जाते हैं, अपनी जिंदगी ऐश करते भैया। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट इज एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स अलग होती है। सो एनी क्रेडिटर्स कैन स्यू ओनली द कंपनी एंड नॉट ओनली मेंबर्स, किसी मेंबर्स पे नहीं कर सकती है। कॉमन seal of the company at its office, signature of the company for any legal duties, it is the necessary that all document must have seal of the company। ठीक है, एक कॉमन सील होती है इसके अंदर। एंड ऑनरशिप, लास्ट पॉइंट है, ऑनरशिप ऑफ एसेट। कंपनी हैज अ सेपरेट एंटिटी, सो देयर इज no ownership on the set of the members। ठीक है, क्लियर है? तो असेट पर कंपनी का अधिकार होता है, मेंबर्स का नहीं होता है, लिखा है साथ ही। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल। कौन कौन से टाइप्स होते हैं शेयर कैपिटल के? सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी होती है कि लोगों से वो पैसा बुला सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल, उस ऑथोराइज कैपिटल में से कितना पैसा वो पब्लिक से बुला रही है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, उस जितना पैसा पब्लिक से बुलाया है आईपीओ के माध्यम से, इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से, कितना पैसा एप्लीकेशन के रूप में कंपनी के पास में आया है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। इस एप्लीकेशन में से
इस एप्लीकेशन में से कितनी कंपनी कॉल्ड अप कर रही है। आप लोगों ने देखा आईपीओ लॉन्च होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन लोगों को मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? कंपनी अलॉटेज ही नहीं करती है, कॉल्ड अप नहीं करती है, ठीक है। तो कॉल्ड कितने लोगों को, क्या कितने एप्लीकेशन में से लोगों को बुलाया, दो दो लो आप पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। एंड पेड अप कैपिटल, कि जितने एप्लीकेशन बुलाया उसमें से कितने लोगों ने पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। एंड लास्ट है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कि जितना बुलाया, सपोज करो मैंने 100 रुपए बुलाया, लाओ 100 रुपए दे दो भैया मुझे, और लोगों ने दिया 80 रुपए, तो 20 रुपए का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर प्रीमियम एंड यूजेस ऑफ द शेयर प्रीमियम। ठीक है, शेयर प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। देखो, अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा बुला सकती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दिस एक्सेस प्राइस चार्ज बाय द कंपनी इज कॉल्ड प्रीमियम। जो एक्सेस प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि शेयर प्राइस की फेस वैल्यू 20 रुपए, उसको 25 में इशू कर रहे हैं हम लोग, ये 5 रुपए क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये जनरल एंट्री बना देना भैया आप लोगों ने, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या है? फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब शुरुआती खर्चे, कंपनी की शुरुआती खर्चे के लिए इसमें दिया जाता है। एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड फॉर द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, जब भी डिबेंचर और शेयर इशू करते हैं तो उसमें जो खर्चे आते हैं कमीशन होता है, डिस्काउंट ओके, तो जो भी हम लोग शेयर इशू करते हैं, ठीक है, उसमें डिस्काउंट, कमीशन या फिर एक्सपेंसेस होते हैं, उस समय हम लोग उस प्रीमियम का यूज करते हैं। बोनस, शेयर होल्डर को बोनस देने में हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन डिबेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीमेबल जो पे करना होता है उस पे हम लोग जो प्रीमियम देते हैं, तब भी हम लोग इस प्रीमियम का यूज करते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। जब फॉरफिटेड होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? पहली बात तो ये है कि भैया लिस्ट ऑफ द डिफॉल्टर कैंडिडेट बना दो, सबके कौन कौन डिफॉल्टर उनकी नोटिस, उसको लिस्ट बना दो, नोटिस दो भैया, डायरेक्ट इश्यू द नोटिस, ठीक है। और मिनिमम कितने दिन देता है? 14 दिन देता है भैया, दे दे पैसा, दे पैसा, नहीं देगा तो फिर रिमाइंड करवाएगा। द शेयर डज नॉट पे आफ्टर वन नोटिस देन अनदर नोटिस इश्यूड, देन उसका बाद दूसरा नोटिस इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे 20 क्वेश्चन समाप्त। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। 21 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक ले हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।